बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल अमर बेल की किस्त नंबर 7। किस मीडिया की बात कर रही हैं आप? न्यूज़पेपर्स की या टीवी की? दोनों की। टीवी तो कभी NGOs के बारे में सच नहीं दिखा सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। मैंने तुम्हें बताया है ना कि NGOs को जिन एजेंसीज़ के ज़रिए रुपया मिलता है वो गैर मुल्की हुकूमतों की आलाइकार होती हैं और ये लोग हमारी हुकूमत पर प्रेशर डालते रहते हैं। हुकूमत को NGO पर तनकीद टीवी पर दिखाने की क्या ज़रूरत है? उसके पास इतनी ताकत है कि वो इस NGO को बैन कर दे, मगर सिर्फ ताकत होने से तो कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट किस किस से लड़ेगी? वो क्या कहते हैं, बेगर्स कांट बी चूज़र्स। गदागर के पास इंतखाब की गुंजाइश नहीं होती। तो हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। अपने अपने मफाद के लिए हम हर चीज़ का सौदा कर लेते हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी यही करती है। जहाँ तक न्यूज़पेपर का ताल्लुक़ है तो वो कहाँ के पारसा हैं? तुम क्या सोचती हो कि वो वाकई पेपर्स हैं? वो तो अपने आप को इस मुल्क का हिस्सा ही नहीं समझते। उनका ख्याल है कि ऐसी NGOs से इस मुल्क में इनकलाब आ जाएगा जिसकी उन्हें ख्वाहिश नहीं है। उसके लहजे में अलीज़ा को कुछ तलखी महसूस हुई। तो क्या वो तालीम के हवाले से वहाँ सिरे से कोई काम नहीं कर रहे? अलीज़ा ने पूछा। कर रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे? देही इलाकों में उन्होंने कुछ स्कूल्स खोले हैं और शोर मचा दिया है कि वो इस इलाके में इनकलाब ले आए हैं। उन्होंने किस्मत बदल दी है इलाके की। हालांकि ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अभी भी इतनी ही गुर्बत है जितनी पहले थी। किसी हद तक बच्चों की स्कूल जाने वाली तादाद में इजाफा हो गया है और कुछ नहीं बदला। वो एक बार फिर खाना खाने लगा। मगर आप ये सब कुछ कैसे इतने वसूख से कह रहे हैं? हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो गई हो। अलीज़ा ने कदरे मोहतात अंदाज में कहा। अलीज़ा बीबी, आपने अपनी सारी ज़िंदगी घर की 4 दीवारों के अंदर गुजारी है, प्रोटेक्टेड लाइफ। आपको क्या पता कि इस घर के बाहर क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। मखसूस क्लास में रहती हैं, मखसूस सोशल सर्कल है और मेरा तो ख्याल है कि अब तक दोस्त भी नहीं बदले होंगे। शहला से ही दोस्ती है ना अब तक। अलीज़ा को कुछ हद तक का एहसास हुआ। वो क्या कहना चाह रहा था? तुम समझो तुम जन्नत में ज़िंदगी गुजार रही हो अभी तक, और जन्नत में रहकर दोज़ख एक अलूयन ही लगता है जैसे तुम्हें लग रहा है। आप गलत कह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुझे बाहर की दुनिया की कुछ खबर ही नहीं है। हो सकता है मुझे चीज़ों के बारे में इतनी मुसद्दका मालूमात नहीं हो जितनी आपको है, मगर मैं बेखबर नहीं हूँ। उसने जैसे कुछ बुरा मानकर कहा, मगर उमर ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम जैसी लड़कियाँ जिनकी ज़िंदगी एक घर के अंदर घूमती है, उन तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन इतने ज़राए से गुज़रती है कि उनमें से सच्चाई का अंसर, तलख सच्चाई समझती हो ना, वो गायब हो जाता है। इतना शफाफ विजन आता है तुम लोगों के पास चीज़ों का कि तुम लोगों को कोई परेशानी होती है ना खौफ आता है। इसीलिए तो तुम इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारते रहते हो। वो सलाद खाते हुए संजीदगी से कह रहा था। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग कोई बात जानना चाहते हैं तो हमें बताई नहीं जाती। जैसे इस वक्त। उमर ने चौंक कर उसे देखा और फिर एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओहो, ऐसा क्या पूछ लिया आपने जो हम नहीं बता रहे? हाँ, याद आया। तुम ये पूछ रही थी कि मैं इतने वसूख से ये कैसे सब कह सकता हूँ, है ना? हाँ, असल में जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था तो एक ट्रेड काउंसलर थे हमारे, इसी इलाके से ताल्लुक़ था उनका। मैं तो नहीं, मगर वो खासी मुहिब्बे वतन किस्म की चीज़ थे। कुछ दोस्ती हो गई मेरी उनके साथ। वो यूँ बात कर रहा था जैसे अपनी किसी गलती का एतराफ़ कर रहा था। हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली कुछ NGOs के हवाले से। हमने सोचा कि चलो कुछ रिसर्च करें कि आखिर ये मामला क्या है। 2 माह हम लोगों ने इस इलाके में ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी अच्छी खासी छानबीन की। हासिल होने वाले हक़ाइक़ और आदाद शुमार खासे डरा देने वाले थे, मगर गलत नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? वो गुंग थी। कैसे हो सकता है ये तो मुझे नहीं पता, मगर यही हो रहा है। तुम्हारा डिपार्टमेंट इतने सालों से इस इलाके में आ जा रहा है, मगर मेरे जितनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इस इलाके के बारे में हर चीज़ मेरे फिंगर टिप्स पर है। कुछ पूछ लो, पॉपुलेशन के बारे में, किसी लोकेशन के बारे में,
किसी फैक्ट्री के बारे में, किसी एनजीओ के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में। फिर 95 का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान खोलना और तस्दीक कर लेना। उमर के लहजे में उसे अजीब सा फ़ख्र महसूस हुआ। फिर आपने क्या किया? उसने कुछ बेताब होकर पूछा। क्या किया मतलब? उमर पानी पीते पीते रुक गया। आपने जब ये रिसर्च की तो आपने इस सब से गवर्नमेंट को मतला किया? उमर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाँ, गवर्नमेंट को मतला किया, बाकायदा रिपोर्ट सबमिट की। उसने पानी पीकर कहा। फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया? बिल्कुल लिया, बल्कि फौरी तौर पर लिया। गवर्नमेंट ने क्या किया? उसका तजस्सुस अपने इंतहा को पहुंच चुका था। वजाहत हुसैन को अमेरिका से जिम्बाब्वे ट्रांसफ़र कर दिया गया और मुझे पापा ने बुलवा कर कहा कि मैं फ़ॉरेन सर्विस में हूँ, इंटेलिजेंस में नहीं। इसलिए अपने काम से काम रखूँ और फजूल मामलात में अपनी टांग ना अड़ाऊँ। वो शॉक्ड रह गई। उमर के चेहरे पर कमाल का इत्मीनान था। और रिपोर्ट? रिपोर्ट का क्या हुआ? उसने एक बार फिर पूछा। रिपोर्ट की एक एक कापी स्वीनियर के तौर पर मैंने और वजाहत ने रख ली। जो कापी गवर्नमेंट को भिजवाई थी वो उन्होंने तबरक के तौर पर अमेरिका के फॉरेन ऑफिस को भिजवा दी। वो मज़े ले लेकर बता रहा था। क्या? वो तकरीबन चिल्ला उठी। हाँ, ठीक बता रहा हूँ। रिपोर्ट सबमिट करवाने के एक हफ़्ते के अंदर ये सब कुछ हुआ और फिर तकरीबन एक हफ़्ते के बाद एक सफारती डिनर में अमेरिका के फॉरेन ऑफिस से ताल्लुक़ रखने वाले जान पहचान वाले एक ऑफिसर ने बड़ी बेतकल्फ़ी से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे इतने अच्छे रिसर्च वर्क के लिए मुबारकबाद दी। साथ ये भी कहा कि आइंदा भी अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट करने का इरादा हो तो वो उसे स्पॉन्सर कर देंगे। मुझे अखराजात का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ये भी फरमाया कि इस बार ये रिपोर्ट हासिल करने में उन्हें 2 दिन लग गए क्योंकि पाकिस्तान से मंगवाना पड़ी। आइंदा मैं कर्टसी के तौर पर एक कापी उन्हें पहले ही भिजवा दूँ तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। अलीज़ा के समझ में नहीं आया कि वो हंसे या रोए। वो हवन्नकों की तरह उमर का चेहरा देखती रही। उमर ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल यही एक्सप्रेशन मेरे भी थे उस वक्त। बाद में मैं नॉर्मल हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हो जाओगी। अलीज़ा ने एक गहरी सांस ली। आपने कोई एहतजाज नहीं किया? मैंने तो नहीं किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हाँ, वजाहत ने एहतजाज किया। उसने जिम्बाब्वे जाने से इनकार कर दिया तो उसे कहा गया कि फिर वो रिज़ाइन कर दे, तो उसने रिज़ाइन कर दिया। दरअसल वो सेल्फ मेड बंदा था। पता नहीं बचते बचाते कैसे इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच गया। उसकी कोई बैक नहीं थी। बैक होती तो शायद उसके साथ ये सब कुछ ना होता। अलीज़ा को बेख्तियार वजाहत हुसैन पर तरस आया। फिर अब वो क्या कर रहे हैं? ऐश कर रहा है। क्या मतलब? रिज़ाइन करने के तीसरे दिन उसको वर्ल्ड बैंक से जॉब की ऑफ़र हुई। उसने वहाँ काम शुरू कर दिया। इस वक्त वो तकरीबन $1 लाख की तनख्वाह पर काम कर रहा है। असल में हुआ ये कि वो रिपोर्ट उन लोगों ने भी देखी। वो बड़े मुतासिर हुए इस बंदे से, जान गए कि उसमें बड़ी सलाहियत है। बस फिर वो उसके पीछे पड़ गए। अब वो वहीं है, न्यूयॉर्क में। अलीज़ा के पास जैसे लफ्ज़ नहीं रहे थे। वो उसके सामने कौन सा पेंडोरा बॉक्स खोल रहा था। मगर वजाहत हुसैन ने क्यों ज्वाइन किया वर्ल्ड बैंक? सब कुछ जानते हुए भी तो क्या करता? भूखा मरता। एक तो उसे हुबुल वतनी की बीमारी, ऊपर से ईमानदारी की बीमारी। इससे ज़्यादा फैटल कम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता किसी पाकिस्तानी के लिए। पाकिस्तान में आ जाता तो धक्के खाता इन खूबियों के साथ, और धक्के किसी को भी अच्छे नहीं लगते। फिर उसके बीवी बच्चे थे, जिम्मेदारियां थीं उस पर। उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मेरी तरह उसको भी अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर कुछ देर से। उमर, ये कोई गलत काम नहीं है जो आपने किया या जो उन्होंने किया। क्यों गलत काम नहीं है? हमारी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में तो ये काम नहीं आता था। इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम था ये। जाहिर है हमने उनके काम में टांग अड़ाई। मगर उमर, आप ये ना करते तो शायद सब कुछ छुपा रहता। उसने जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं अलीज़ा बीबी, हमारी गलती यही थी कि हम जाने बूझे हक़ाइक़ को दरियाफ्त करने चल पड़े थे। हालांकि वो बातें सबको पता थीं। उसने अलीज़ा को एक बार फिर चौंकाया। क्या मतलब? हाँ, इंटीरियर मिनिस्ट्री अच्छी तरह वाकिफ़ थी, यहाँ तक कि इंजीनियर भी। हमारी तरह के कई उल्लू ऐसे ही रिपोर्ट्स तैयार करके पेश कर चुके थे।
उस इलाके में जाओगी तो ये देखकर हैरान रह जाओगी कि उन NGOs के दफातर कैंट के इलाके में हैं, और जाहिर है ये तो नामुमकिन है कि आर्मी के इलाके में होने वाली ऐसी सरगर्मियाँ आर्मी की एजेंसीज से खुफिया हो, मगर वो भी सिर्फ रिपोर्ट्स दे देते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हमने कोई ऐसा नया और अनोखा काम नहीं किया। वो अब स्वीट डिश पर हाथ साफ करते हुए कह रहा था। अलीज़ा को उमर पर रश्क आया। उसकी बाखबरी ने उसे हमेशा की तरह मुतासिर किया। कम अज़ कम मेरे पास कभी भी उमर जितनी मालूमात नहीं हो सकती, उसने दिल ही दिल में एतराफ़ किया। अब जा रही हो वहाँ तो आंखें खुली रखना, हर चीज़ को उसकी फ़ेस वैल्यू पर मत लेना। थोड़ा सा भी रैशनल हो जाओगी तो हकीकत जानने लगोगी, फिर ज़्यादा मुतासिर नहीं हो सकोगी। वो अब उसे हिदायत दे रहा था। लेकिन अब मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहती, उसने ऐलान किया। उमर ने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? आप कह रहे हैं कि वहाँ तो ऐसी किसी चीज़ का वजूद ही नहीं है जिसका जायज़ा लेने मैं जा रही हूँ। तो फिर ठीक है, वहाँ जाकर मैं वक्त क्यों ज़ाया करूँ? उसने जैसे फ़ौरन तय कर लिया था। यार, अजीब अहमक हो तुम, उमर ने कुछ झिल्ला कर कहा। पहले जो आपके डिपार्टमेंट ने कहा आपने वो मान लिया, फिर आपने मेरी बात सुनी तो उस पर यकीन ले आईं। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम आखिर अपना जहन क्यों इस्तेमाल नहीं करती? सच्चाई को खुद दरियाफ्त करो, इसके हर एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करो, मगर ये काम खुद करो। अपनी सेंस ऑफ जजमेंट इस्तेमाल करो। नहीं तो ठीक है, वो नहीं जाना चाह रही तो ना जाए। आखिर तुम खुद ही तो कह रहे थे कि ये सब फ्रॉड है। नानो ने पहली बार गुफ्तगू में मुदाखलत की। अच्छा, ये सब फ्रॉड है, चलें इसके बारे में तो मैंने इसे बता दिया। ज़िंदगी में आगे चलकर ये कैसे जानेगी कि कौन सी चीज़ क्या है और क्या नहीं? एक बार अपने दिमाग और अपनी आंखों से कुछ देखेगी, कुछ फ़ैसला करेगी तो आगे भी कुछ कर सकेगी। तुम ज़रूर जाओगी अलीज़ा, बल्कि वापस आकर मुझे बताना कि तुमने वहाँ पर क्या क्या सीखा है। उमर का लहजा यकदम नर्म हो गया। वो सोच में पड़ गई। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वो इसलिए नहीं बताया कि तुम वहाँ जाना ही छोड़ दो। मेरी किसी बात को अपने जहन पर सवार करने की कोशिश मत करो। सिर्फ यही समझो कि तुम्हारे पास एक और वर्जन आया है। अब तुम्हें ये तय करना है कि दोनों में से किस वर्जन में सच्चाई है। अलीज़ा ने उमर के चेहरे को गौर से देखा। आपको अफसोस नहीं हुआ कि आपकी मेहनत ज़ाया हुई? नहीं, कोई अफसोस नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी की ऐसी मेहनतें अक्सर ज़ाया होती हैं। ये तो हमारी बेवकूफ़ी थी कि हमने ऐसे काम में अपना वक्त ज़ाया किया। ऐसे तो नहीं सोचना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह सोचेंगे तो उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उमर ने उसकी बात काट दी। तो मुल्क का क्या होगा, यही कहना चाह रही हो ना? उसने खासी बेरहमी से जुमला मुकम्मल किया। मुल्क का वही होगा जो अब तक हो रहा है। मेरे या वजाहत हुसैन जैसे लोगों से कोई इनकलाब नहीं आ सकता। सिविल सर्विस हमने सोशल वर्क के लिए ज्वाइन नहीं की, अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए इसमें आए हैं। अलीज़ा चुपचाप उसे देखती रही। वो एकदम ही बहुत बदला हुआ नजर आने लगा था। उसके सामने चंद लम्हों के अंदर अंदर उसका नया रूप आ गया था। इनसेंसिटिव और इंडिफरेंट कुछ देर पहले वाला अंदाज यकसर तब्दील हो चुका था। अब तुम क्यों परेशान हो गई हो? उमर ने अचानक उससे पूछा। वो कुछ गड़बड़ा गई। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोच रही हूँ। मसलन क्या सोच रही हो? उसने नैपकिन से मुँह साफ करते हुए पूछा। यही कि उसने कुछ मोहतात नज़रों से उमर को देखा कि हम लोग तो घर के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे सामने चीज़ों का शफाफ वर्जन आता है, इसलिए हम हर बात से बेखबर रहते हैं। हमें कोई परेशानी होती है ना ही कोई खौफ महसूस होता है, और इसीलिए हम कुछ करने के काबिल नहीं होते। उमर अब मुँह साफ करते करते हाथ रोककर गहरी नज़रों से उसे देख रहा था, जो बड़ी रवानी से कह रही थी। मगर वो लोग जिनकी ज़िंदगियाँ घर से बाहर गुजरती हैं, जिनके बकौल वो चीज़ों के असल वर्जन से वाकिफ़ होते हैं, जिन्हें सब कुछ पता होता है, वो ख़ुद को बाखबर कहते हैं। वो इन चीज़ों के सद्देबाब के लिए क्या करते हैं? सिर्फ बातें। वो उमर के तासुरात देखे बगैर टेबल से उठ गई। उमर ने हैरानी और खामोशी के साथ उसे बाहर जाते देखा। चंद लम्हे वो इस दरवाजे को देखता रहा जहाँ वो गायब हुई थी। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। सिर्फ बातें? गुड, उसने नानो की तरफ देखते हुए कहा। उसके लहजे में सताइश थी।
अलीज़ा मुझ पर तंज करके गई है ग्रैनी, और मुझे खुशी हुई है। वो मुस्कुराते हुए टेबल से उठ गया। मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, चलोगी मेरे साथ? वो शाम के वक्त हस्बे मामूल वॉक के लिए निकल रहा था जब उसने लॉन के एक कोने में अलीज़ा को क्रिस्टी के साथ देखा। चंद लम्हे वो खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसकी तरफ बढ़ाया। कदमों की चाप पर अलीज़ा ने सर उठाकर देखा और उमर को देखकर उसने सर झुका लिया। वो उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा चुका था कि वो सारी दोपहर रोती रही होगी। उसे बेख्तियार तरस आया। क्या हो रहा है अलीज़ा? उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में उसे मुखातिब किया। अलीज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। सर झुकाए वो इसी तरह घास पर बैठी हुई क्रिस्टी के बालों में उंगलियां फेरती रही। मुझसे क्या नाराज़ी है यार? वो बेतकल्लुफ़ी से कहता हुआ खुद भी उसके पास घास पर बैठ गया। वो अब भी उसी तरह खामोश और उसकी तरफ देखने से गुरेज़ां थी। मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, चलोगी मेरे साथ? एक बार फिर उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा। अलीज़ा ने कुछ हैरान होकर सर उठाया। उसने पहले कभी उसे साथ चलने की ऑफ़र नहीं की थी, फिर आज क्यों? नहीं। उसके यक लफ्ज़ी जवाब ने उमर को मायूस नहीं किया। मगर ग्रैनी कह रही थी कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊं। क्यों? वो हैरान हुई। ये तो पता नहीं, मगर अंदर से निकलते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि अलीज़ा बाहर लॉन में बैठी है, उसे साथ ले जाओ। 1-1.5 घंटा वॉक करेगी तो ठीक हो जाएगी। ये उन्होंने कहा? उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, उन्होंने ही कहा है, मगर अब तुम जाना नहीं चाहती तो मैं उनसे जाकर कह देता हूँ। वो उठकर खड़ा हुआ। नहीं, ठीक है, मैं चलती हूँ। वो एक लम्हे को हिचकिचाहट के बाद यकदम उठकर खड़ी हो गई। दैट्स ग्रेट। वो बेख्तियार मुस्कुराया। साथ चलते चलते दोनों गेट से बाहर आ गई। फुटपाथ पर आते ही उसने अलीज़ा को मुखातिब किया। तुम रोती रही हो? वो ठिठकी। उसे उमर से ऐसे किसी सवाल की तवक्को नहीं थी। नहीं। चंद लम्हों बाद उसने कहा। उमर ने एक नज़र खामोशी से उसे देखा। वो सामने सड़क पर देख रही थी। उसने अलीज़ा के जवाब पर कोई तबसरा नहीं किया। चंद लम्हे उसी तरह खामोशी से चलते रहने के बाद उसने अलीज़ा से पूछा, कभी वॉक के लिए आती हो? नहीं। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम पहली लड़की हो जिसके मुंह से मैं ये सुन रहा हूँ, उसने खासी बेतकल्लुफ़ी से कहा। इस बार अलीज़ा खामोश रही। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो ज़रूरी होती है, बंदा फिट रहता है। उसने एक बार फिर बात का सिलसिला जोड़ने की कोशिश की। उसकी खामोशी हनूज कायम थी। एक्सरसाइज तो किसी को बुरी नहीं लगती। उमर ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक बार फिर खामोश रही। मुझे तो अच्छा लगता है जॉगिंग करना, वॉक के लिए जाना, हफ्ते में 2-3 बार जिम जाना। अलीज़ा ने इस बात पर भी कोई तबसरा नहीं किया। वो कुछ देर उसके जवाब का मुंतज़िर रहा, फिर जैसे तंग आ गया। क्या सिर्फ मैं ही बोलता रहूँगा? तुम कुछ नहीं कहोगी? अलीज़ा ने सिर्फ गर्दन मोड़कर उसे देखा। आप खुद बातें कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। उसने कुछ खफगी से उमर को जवाब दिया। मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था आपसे बातें करने को। मैं इसलिए बातें नहीं कर रही क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा आपसे बातें करने को। उमर उसके जवाब में बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने ये वाकई नहीं सोचा था कि तुम्हारे बात ना करने की वजह ये भी हो सकती है। उमर ने टिकट्स ली और वो दोनों रेस कोर्स में दाखिल हो गए। शाम हो चुकी थी और पार्क की लाइट्स ऑन थी। जॉगिंग ट्रैक पर आने की बजाय वो वॉकिंग ट्रैक पर आ गई। उमर अब खामोश था। काफ़ी देर वो खामोशी से चलते रहे। फिर उमर एक बेंच की तरफ बढ़ गया। आओ कुछ देर वहाँ बैठते हैं, उसने कहा। अलीज़ा ने खामोशी से उसकी तकलीद की। बेंच पर बैठने के बाद दोनों कुछ देर तक पार्क में फिरने वाले लोगों को देखते रहे। कराची में क्या हुआ था अलीज़ा? बहुत नरम और मध्यम आवाज़ में एक जुमला उसके करीब गूंजा। उसकी सारी हिस्सियात यकदम बेदार हो गई। गर्दन मोड़कर उसने उमर को देखा। वो उस पर नज़रें जमाए हुए था। तुम्हें कौन सी चीज़ परेशान कर रही है? इस बार सवाल ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में दोहराया गया। कराची में कुछ नहीं हुआ और मुझे कोई चीज़ परेशान नहीं कर रही, और अगर आप मुझसे दोबारा इस तरह की कोई बात पूछेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उमर ने उसके चेहरे पर बेतहाशा खौफ देखा, मगर वो इसी तरह पुरसुकून था। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि कराची में कुछ नहीं हुआ और तुम परेशान भी नहीं हो। फिर पेपर्स में क्या हुआ? उसका लहजा अभी भी नरम था। कुछ नहीं हुआ, बस मैं डफर हूँ, डल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ आ ही नहीं सकता। ये सब तुम्हें किसने बताया है? वो अब भी इत्मीनान से पूछ रहा था। मैंने खुद से सोचा है। गलत सोचा है? नहीं, बिल्कुल ठीक सोचा है। एक टेस्ट में होने वाली नाकामी
तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चीज़ बन गई है। वो जवाब में कुछ बोल नहीं सकी। उमर को अचानक एहसास हुआ कि वो रो रही थी। पार्क में अंधेरा इतना बढ़ चुका था कि वो उसके चेहरे पर फैलने वाली नमी को देख नहीं सकता था, और वो शायद इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए बेआवाज़ रो रही थी। आंसू बहाने की बजाय तुम अपने प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ना खुद को ना किसी दूसरे को। नानो ठीक कहती हैं, मैं हमेशा दूसरों के सामने उनकी बेइज्जती का बाइस बनती हूँ। मैंने सोच लिया है अब मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कॉलेज भी नहीं जाऊँगी। वो अब बच्चों की तरह बिलखते हुए कह रही थी। स्टडीज़ छोड़ दोगी? फिर घर में रहकर क्या करोगी? कुछ भी नहीं करूँगी, मैं अपनी सारी पेंटिंग्स को जलाऊँगी, फिर क्रिस्टी को मार दूँगी और फिर खुद भी मर जाऊँगी। बकवास मत करो अलीज़ा। उसे जैसे करंट लगा था। आप देखना मैं ऐसा ही करूँगी, मैं ऐसा ही करूँगी। मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मैं अनवांटेड हूँ। उसके दिल को बेख्तियार कुछ हुआ। वो अब चेहरा दोनों हाथों से ढाँप कर रो रही थी। अलीज़ा, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। वो अब उसके कंधे पर हाथ रख कर कह रहा था, मगर तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम मेरी माँ भी नहीं हो। मुझे उन दोनों की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ वो मेरी परवाह करें, मगर उनकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। वो चेहरे से हाथ हटाकर उसका बाजू पकड़े बच्चों की तरह कह रही थी, मुझे उनके रुपए की ज़रूरत नहीं है, मुझे उन दोनों की ज़रूरत है, मुझे अपने घर की ज़रूरत है, जहाँ मुझे आज़ादी हो, जहाँ मेरी अहमियत हो। मगर उनके घरों में मेरे लिए जगह नहीं है, एक कमरा तक नहीं है। वो बहते आंसुओं के साथ बेख्तियार उसे सब कुछ बताती जा रही थी। पता है पापा ने क्या किया मेरे साथ? वो कराची में घर बनवा रहे हैं। घर में सबके लिए कमरे हैं, बस मेरे लिए नहीं है। मैं याद भी नहीं आती। वो सब मरी जा रहे थे सैर के लिए, मुझे किसी ने कहा तक नहीं। वो खामोशी से उसके आंसू देखता और शिकवे सुनता रहा। मम्मी मुझे हर साल अपने पास बुलाती हैं, मगर वो भी अपने पास रखने को तैयार नहीं। उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की परवाह होती है, अपने शोहर की फ़िक्र होती है, मेरी नहीं। मैं सोचती हूँ फिर मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जब मैं अपने पेरेंट्स पर ही बोझ बन चुकी हूँ। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। बस, या अभी तुमको कुछ और कहना है? उसके कंधे पर बाजू फैलाकर उसने बड़े नरम लहजे में पूछा। वो खामोशी से रोती रही। खासी देर रोने के बाद उसकी सिसकियाँ और हिचकियाँ आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगीं। फिर वो जैसे निढाल होकर खामोश हो गई। अलीज़ा, अब मेरी बातें गौर से सुनो। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम जितना चाहो रो लो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स उस तरह कभी तुम्हें नहीं मिल सकते जिस तरह तुम चाहती हो। उन दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपना घर है, उनकी तरजीहात बदल चुकी हैं और ये सब कुछ नेचुरल है। अलहदगी के बाद ऐसा ही होता है। जो जगह तुम उनकी ज़िंदगी में चाहती हो वो नहीं मिल सकती, ना आज ना ही आइंदा कभी। और तुम्हें इस जगह को तलाश करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वो बहुत संजीदगी से उसे समझा रहा था। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे तुम्हारी ज़रूरत ना हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारे बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। उनके नज़दीक तुम अहम भी हो। ग्रैनी तुमसे जल्द नाराज़ हो जाती हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं कि उन्हें तुमसे मोहब्बत नहीं है। उन्होंने तुम्हें पाला है, वो तुमसे मोहब्बत भी करती हैं, बस उनके इजहार का तरीका मुख्तलिफ है। फिर ग्रैंडपा हैं, क्या तुम ये कहोगी कि उन्हें भी तुमसे मोहब्बत नहीं है? तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, क्रिस्टी है और मैं भी तो हूँ। हम सबको अलीज़ा सिकंदर की बहुत बहुत ज़रूरत है। वो बेयकीनी के साथ सर उठाए उसका चेहरा देख रही थी। तुम में उतनी ही खूबियाँ और खामियाँ हैं जितनी मुझ में या किसी भी दूसरे नॉर्मल बंदे में। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकती हो। ना तुम डफर हो ना ही डल हो, तुम एक बहुत ही क्रिएटिव और ज़हीन लड़की हो। वाहिद मसला ये है कि तुम बहुत ज़्यादा हसास हो। उसके आंसू मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके थे। ज़िंदगी में एक चीज़ होती है जिसे कंप्रोमाइज़ कहते हैं। पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ को तुम बदल ना सको उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया करो, मगर अपनी किसी ख्वाहिश को कभी भी जुनून मत बनाया करो। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मिल सकती, चाहे हम रोएं चिल्लाएं या बच्चों की तरह एड़ियाँ रगड़ें।
क्योंकि वो किसी दूसरे के लिए होती हैं। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स अब किसी और के पेरेंट्स हैं, तुम्हारा घर किसी और का घर है, मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ होता ही नहीं। कुछ ना कुछ हमारे लिए भी होता है। वो जैसे किसी माहिर उस्ताद की तरह उसे गुर सिखा रहा था। तुम्हारे सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम्हारी शादी होगी, अपना घर होगा, एक अच्छा शौहर होगा, और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, मगर अभी इस उम्र में ख़ुद को इस तरह ज़ाया मत करो। माना ये सब कुछ तुम्हारे लिए तकलीफ़ दे है, मगर तुम खुद को इतना मजबूत बनाओ कि ऐसी तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर सको। वो बात करते करते रुक गया। तुम सोच रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? अलीज़ा ने बेख्तियार सर हिला दिया। ये सब कुछ जो तुम महसूस कर रही हो मैं भी कर चुका हूँ। उसकी आवाज़ एकदम धीमी हो गई। मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, सब्र आ जाता है, सुकून मिल जाता है। तुम्हारे साथ भी यही होगा। सिर्फ ये मुश्किल वक्त है, इसे किसी न किसी तरह गुजार लो। अपने जहन में से अपने पेरेंट्स को निकाल दो। उनके घरों, जिंदगियों और बच्चों के बारे में मत सोचो। सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें अपने लिए क्या करना है। आप बताएं, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम बताओ। तुम ये तय करो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और कैसे करना है। मगर मैं कुछ तय नहीं कर सकती, उसने बेबसी से कहा। क्यों तय नहीं कर सकती? क्या यहाँ दिमाग नहीं है? उमर ने उसके सर को छूते हुए कहा। मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, कोई चीज़ समझ में नहीं आती। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैंने पेपर्स के लिए बहुत मेहनत की थी, मगर किताबें पढ़ते हुए मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरा दिल चाहता था मैं सब कुछ फेंक दूँ, कुछ भी ना करूँ, या मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं चली जाऊँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है बाज़ दफ़ा। तुम पिछले कुछ अरसे से परेशान थी, इसलिए मेंटली किसी चीज़ पर भी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाई, मगर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, थोड़ी बहुत हेल्प तो मैं कर ही सकता हूँ। अपने टीचर्स से पूछो, फ्रेंड्स से बात करो। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ग्रैनी से कहो, वो तुम्हें ट्यूटर रखवा देंगी। मगर अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दो। अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचो। वो उससे वो बातें कर रहा था जो पहले कभी किसी ने नहीं की थी। वो अब संजीदगी से उसका चेहरा देख रही थी। आपका कभी दिल नहीं चाहा कि आपके पेरेंट्स में डाइवोर्स ना हुई होती? वो पता नहीं क्या जानना चाहती थी। वो चंद लम्हे कुछ नहीं कह सका। पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, कभी भी नहीं। उसे यकीन नहीं आया। चलो मान लेते हैं कि मैंने कभी ऐसा सोचा, तो भी क्या फ़ायदा? क्या मेरे सोचने से कुछ हो सकता है? सिर्फ ये हो सकता है कि मेरा वक्त ज़ाया हो, और मैं वो नहीं करता। आपको कभी अपनी मम्मी याद नहीं आती? इस बार खामोशी का वक्फा कदरे तवील था। आती हैं, जवाब मुख्तसिर था। आप मिलते हैं उनसे? मैं नहीं मिलता, वो मिलती हैं। वो जवाब पर कुछ हैरान हुई। आप क्यों नहीं मिलते? पता नहीं। आप उनसे मोहब्बत नहीं करते? पता नहीं। क्यों? अलीज़ा, अब इतना वक्त हो चुका है उनसे अलग हुए कि बस मुझे उनके बारे में सोचना भी अजीब लगता है। आपको वो इसलिए याद नहीं आती क्योंकि आपके पास सब कुछ है। उसने जैसे एक नतीजा अखज़ किया। अच्छा, सब कुछ है मेरे पास? मसलन क्या? वो बहुत अजीब अंदाज में हंसा। आपके पास घर है, उसने कुछ रश्क से कहा। ये तुमसे किसने कहा? क्या मतलब? क्या आपके पास घर नहीं है? वो कुछ हैरान हुई। नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं है, उसने साफ गोई से कहा। अलीज़ा ने बेयकीनी से उसे देखा। सच कह रहा हूँ अलीज़ा, मेरे पास कोई घर नहीं है। वो उसकी हैरत भांप गया। ये कैसे हो सकता है? क्यों? ये क्यों नहीं हो सकता? अंकल जहांगीर के पास तो अपना घर है और आप हमेशा उनके साथ ही रहे हैं। हाँ, पापा के पास घर है और मैं हमेशा उनके पास रहा हूँ, लेकिन उनके साथ नहीं रहा। वो अंधेरे में उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात को देखने की कोशिश में नाकाम रही। वो कह रहा था, पास रहने और साथ रहने में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? पापा की पहली पोस्टिंग जब लंदन में हुई तो उन्हीं दिनों मेरे पेरेंट्स में डाइवोर्स हो गई। पापा ने मुझे बोर्डिंग में भेज दिया। चंद सालों के बाद वो अमेरिका गए तो मुझे भी साथ ले गए। वहाँ भी मैं बोर्डिंग में रहा। वीकेंड में उनके पास आ जाया करता था, मगर सिर्फ वीकेंड्स पर। वो गुमसुम उसे देखती रही। मगर पापा की पोस्टिंग्स और जगहों पर भी हुई, लेकिन मैं वहीं रहा। बाद में पापा एक बार फिर अमेरिका आ गए।
तब मैं यूनिवर्सिटी में था और हॉस्टल में ही रहता था। क्यों? आप उनके साथ क्यों नहीं रहे? अब वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस पापा ने कभी साथ रहने के लिए कहा नहीं और मैंने भी कभी चाहा नहीं। हो सकता है एक वजह उनकी दूसरी शादी भी हो। क्या आंटी समरीन के साथ आपके अच्छे टर्म्स नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर शायद पापा सोचते होंगे कि मेरी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ सफ़र ना करे या उनकी प्राइवेसी मुतासिर ना हो, सिर्फ इसलिए। नहीं, शायद ये भी था कि मुझे पापा के पास एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती जो बहुत नॉर्मल सी होती, आज़ादी ना होती मेरे पास। आपने कभी अपने घर को मिस नहीं किया? किसी हद तक, मगर तुम्हारी तरह नहीं। शायद इसलिए कि मेरे पास करने को बहुत कुछ था, मगर कुछ सोचने के लिए वक्त नहीं था। उसके लहजे में लापरवाही थी। आपका दिल नहीं चाहा कि आपका अपना घर हो, पेरेंट्स हों? उमर ने उसकी बात काट दी। अच्छा, फ़र्ज़ करो दिल चाहता है, फिर क्या करूं? मुझे पता है घर नहीं मिल सकता, पेरेंट्स नहीं मिल सकते। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर कूद जाऊं। यार, नहीं मिलती बहुत सी चीज़ें, नहीं मिलती, फिर क्या किया जाए? अलीज़ा को उसके इत्मीनान पर रश्क आया। जब आप जॉब कर रहे थे तो आपने कभी अपना घर बनाने की कोशिश नहीं की? लंदन में जॉब करता था अलीज़ा। इतनी बड़ी जॉब नहीं थी कि घर खरीद लेता। एक किराए का फ्लैट था कंपनी की तरफ से, छोटा सा था। सुबह 6:30 निकलता था, रात को 9:30 वापस आता था। सिर्फ सोने के लिए ही उसे इस्तेमाल करता था। लंदन इतना महंगा शहर है कि वहाँ घर वगैरह बनाने का बंदा नहीं सोच सकता। फिर मैंने तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अरसा के लिए जॉब नहीं की। पापा मुसलसल मजबूर कर रहे थे फॉरेन सर्विस के लिए। बस इसी तरह वक्त गुजर गया। अलीज़ा को कुछ शर्मिंदगी हुई। उसका उमर के बारे में हमेशा से ये ख्याल था कि वो अपने घर में अंकल जहांगीर के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, इसीलिए नानों के पास आने पर वो इस तरह बरहम हो गई थी। मगर वो उसे कुछ और ही बता रहा था। मगर अंकल जहांगीर तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो पता नहीं क्या जानना चाह रही थी। जवाब में एक तवील खामोशी छाई रही। अंकल जहांगीर तो आपसे मोहब्बत करते हैं? अलीज़ा ने इस बार कदरे बुलंद आवाज़ में अपना सवाल दोहराया। क्या? हाँ, मोहब्बत हो सकता है करते हों। ये क्या बात हुई? उसके गैर मुतवक्का जवाब ने अलीज़ा को हैरान किया। आपको नहीं पता कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? नहीं, मैंने कभी इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया। हमारे दरमियान और टॉपिक्स पर बात होती है, मगर वो आपसे मोहब्बत करते हैं। उसने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। अच्छा? उमर ने यूं कहा जैसे अलीज़ा ने उसे कोई नई बात बताई हो। कितनी फ्रेंड्स हैं तुम्हारी? उमर ने एकदम बात का मौजू बदल दिया। बस एक, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, अलीज़ा ने जवाब दिया। हाँ, शहला, यही नाम है ना? अलीज़ा को हैरत हुई। उसे नाम तक याद था। हाँ, आपको पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। तुम्हारी बहुत ज़्यादा दोस्ती है उसके साथ? हाँ, बहुत अच्छी होगी। हाँ, उसे अब उमर से बात करते हुए कोई घबराहट या उलझन नहीं हो रही थी। वो बेख्तियार उसकी बातों के जवाब दे रही थी। और कोई फ्रेंड नहीं है? नहीं, मैं भी नहीं, वो जवाब देते हुए कुछ उलझी। आप भी हैं? शहला जितना क्लोज़ फ्रेंड हूँ? इस बार पूछा गया। नहीं, उतना तो नहीं, अलीज़ा ने कुछ सोच कर कहा। अच्छा चलो, फ्रेंड तो हूँ ना? हाँ, बस ठीक है। इसी खुशी में मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। बल्कि तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है? कुछ भी नहीं। कम ऑन यार, आज आवारागर्दी करते हैं, कहीं से कुछ खाते हैं। चलो बर्गर लेते हैं, फिर आइसक्रीम खाएंगे। आज रोने में तुमने खासी एनर्जी वेस्ट की है। अब ज़रूरी है ये सब कुछ? उमर ने उठते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने उमर का हाथ थाम लिया। रेस कोर्स के दूसरे गेट से वो जेल रोड पर निकल आए। उमर अब उसे लतीफ़े सुना रहा था। वो एक छोटे से बच्चे की तरह उसका हाथ थामे उसके तेज़ कदमों का ताक़ुब करती उसकी बातों पर खिलखिलाने लगी थी। एक लंबा चक्कर काट कर वो शादमान की तरफ निकल आए। फुटपाथ पर लगे हुए बर्गर के एक स्टॉल से उन्होंने बर्गर खरीदे और फिर बेमकसद मार्केट में विंडो शॉपिंग करते हुए बर्गर खाते रहे। अलीज़ा को अचानक एहसास होने लगा, उमर इतना बुरा नहीं था जितना समझ रही थी। उसे उसके साथ इस तरह फिरना अच्छा लग रहा था। अजीब सी आज़ादी और एतमाद का एहसास हो रहा था। बर्गर ख़त्म होने के बाद उमर इसे आइसक्रीम खिलाने के लिए इसी तरह एक और स्पॉट पर ले गया। 4 कोन दे दें, उसने आइसक्रीम मशीन को ऑपरेट करने वाले से कहा।
अलीज़ा ने उसे हैरानी से देखा। 4 क्यों यार, 2-2 खाएंगे, उसने इत्मीनान से रुपए निकालते हुए कहा। मगर मैं तो 1 खाऊंगी। नहीं यार, आइसक्रीम कौन 1 खाता है, हमेशा 2 खाते हैं। अगर अपने रुपए खर्च कर रहे हों, अगर कोई दूसरा खिला रहा हो तो फिर 3 और 4 भी खाई जा सकती हैं। उसने जैसे अलीज़ा को पते की बात बताई थी। मगर एक वक्त में 2 कैसे खाऊंगी, उसने उमर के हाथ से कौन पकड़ते हुए कहा। ये तुम्हें मैं सिखाऊंगा, तुम आओ तो सही। उसने खुद भी अपनी दोनों कोन्स पकड़ते हुए कहा। फिर वो बड़ी बरकरफ्तारी से बैक वक्त दोनों कोन्स खाने लगा। उसकी महारत ये जाहिर कर रही थी कि वो काम करने का आदी था। अलीज़ा उसके साथ चलते हुए खुद भी उसी की तरह आइसक्रीम खाने की कोशिश कर रही थी, मगर आइसक्रीम पिघलने लगी थी। मेन रोड पर आते आते आइसक्रीम उसके दोनों हाथ और कलाइयों पर पिघल कर बहने लगी थी। उमर उस वक्त तक दोनों कोन्स तकरीबन ख़त्म कर चुका था। साथ चलते हुए उसने अलीज़ा को कुछ अफसोस भरे अंदाज में देखते हुए कहा, क्या करोगी यार तुम जिंदगी में, ये इस कदर ज़रूरी काम तुम्हें नहीं आता। मुझे कम अज़ कम तुमसे ये तवक्को नहीं थी। वापस जेल रोड पर आते हुए उसकी आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी थी, मगर दोनों हाथ पिघली हुई आइसक्रीम से लुथड़े हुए थे। अब ये देखें, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, इन्हें कैसे साफ करूं? अलीज़ा ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा। अपनी शर्ट से साफ करो, जैसे तुम रोते हुए अपने आंसू साफ करती हो, उमर ने कुछ शरारती अंदाज में कहा। वो कुछ झींप गई। ट्राउज़र की पॉकेट में तो कोई टिश्यू नहीं है, उमर ने चलते हुए उससे कहा। नहीं है, पानी हो तो। वो इधर उधर देखने लगी। यहाँ मेन रोड पर पानी कहाँ से मिल सकता है? तुम शर्ट से साफ कर लो, घर जाकर कपड़े तो चेंज करने ही हैं, उमर ने उसकी बात काटते हुए कहा। नहीं, ये इतनी चिपचिपी है, मुझे घिन आ रही है, उसने मुट्ठियां खोलते और बंद करते हुए कहा। लाओ मैं साफ कर दूं। उमर चलते चलते रुका और बड़े इत्मीनान से अपनी शर्ट से उसके हाथ साफ करने लगा। अलीज़ा को जैसे एक झटका लगा। उसने हाथ खींचने की कोशिश की। आप क्या कर रहे हैं? आपकी शर्ट गंदी हो जाएगी। उमर ने कुछ कहने की बजाय अच्छी तरह उसके दोनों हाथ अपनी शर्ट से साफ कर दिए। कोई बात नहीं यार, मेरी ही शर्ट गंदी होगी ना, तुम्हारे हाथ तो साफ हो जाएंगे, उसने बड़ी लापरवाही से कहा। वो उसके साथ चलते हुए खामोशी से उसका चेहरा देखने लगी, जो उसका हाथ पकड़े सड़क क्रॉस करने के लिए ट्रैफिक को देख रहा था। वापसी के रास्ते पर वो बातें करती रही थी और उमर सुनता रहा था। अलीज़ा को याद नहीं कि उसने आखिरी बार जिंदगी में कब किसी के साथ इतनी बातें की थी। शायद किसी के साथ नहीं, शहला के साथ भी नहीं। घर का गेट नजर आने लगा तो वो एकदम चौंका। हाँ, याद आया अलीज़ा, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहें, मगर पहले तुम प्रॉमिस करो कि नाराज़ नहीं होगी। वो हैरान हुई। ऐसी कौन सी बात है? नहीं, पहले तुम प्रॉमिस करो, उसने इसरार किया। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं नाराज़ नहीं होंगी। वेरी गुड, उमर ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। वो दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें ग्रैनी को बताए बगैर ले आया हूँ। खासे इत्मीनान से कहे गए जुमले ने उसके कदमों तले से ज़मीन निकाल दी। अलीज़ा का मुंह खुला रह गया। मगर आपने तो कहा था कि, उमर ने उसकी बात काट दी। मैंने झूठ बोला था। अगर ये कहता कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाना चाहता हूँ तो तुम कभी ना आती। उसका इत्मीनान अभी भी बरकरार था, मगर अब अलीज़ा की जान पर बनी हुई थी। आपको अंदाजा है कितनी देर हो गई है? नानो बहुत ही नाराज होंगी। वो रूहान सी हो गई। नहीं होती यार, और अगर होती भी तो मैं कह दूंगा कि मैं जबरदस्ती तुम्हें साथ लेकर गया था। उमर ने साथ चलते हुए उसे तसल्ली दी। आप नानो को नहीं जानते, इसलिए कह रहे हैं। मैं कभी भी उनकी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाती, और ना ही वो ये बात पसंद करती हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूँगा उनसे, उसने एक बार फिर उसे तसल्ली दी। वो घर के गेट पर पहुंच चुके थे। बेल बजाने की बजाय उमर ने गेट पर हाथ मारकर चौकीदार से गेट खुलवाया। अलीज़ा का थोड़ी देर पहले वाला जोश व खरोश खत्म हो चुका था। अब उसके हाथों के तोते उड़े हुए थे, जबकि उमर अब भी पहले की तरह मुतमईन नजर आ रहा था। पोरच क्रॉस करने के बाद लाउंज का दरवाजा उमर ने ही आगे बढ़कर खोला। अलीज़ा उससे चंद कदम पीछे थी। बहुत मोहतात अंदाज में धड़कते दिल के साथ जब वो उमर के पीछे लाउंज में दाखिल हुई तो लाउंज में एक अजीब सी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। उमर उससे कुछ आगे बिल्कुल साकित खड़ा था। उसके चेहरे पर कुछ देर पहले वाली शगुफ्तगी और मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। अलीज़ा ने कुछ हैरानी के साथ लाउंज में उस चीज को तलाश करने की कोशिश की जिसे देखकर उमर की ये हालत हुई थी, और वो चीज उसके सामने ही थी। लाउंज के एक सोफे पर नानो के साथ एक औरत बैठी हुई थी।
रॉयल ब्लू सिल्क की साड़ी अपने वजूद के गिर्द लपेटे, कंधों तक तराशीदा बालों और तीखे नकुश वाली उस औरत को अलीजा ने पहले कभी नहीं देखा था। वो दोनों इतनी खामोशी के साथ अंदर आए थे कि नानो और उस औरत को पता नहीं चला। वो दोनों चाय पीने के साथ बहुत मध्यम आवाज में कोई बात कर रही थी और एक दूसरे की तरफ मतवजा थी। नानो बहुत सोशल नहीं थी, मगर फिर भी उनका एक खास हल्का अहबाब था जिनसे उनका मेल मिलाप था और वो लोग घर आते रहते थे। इस वक्त अलीजा भी उस औरत को नानो की कोई ऐसी ही वाकिफ समझ रही थी, मगर आखिर उमर उस औरत को देखकर इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है? क्या वो उसे जानता है? अलीजा ने कुछ हैरान होकर सोचा था, मगर उमर की वाकफियत तो बहुत महदूद सी है, फिर ये औरत, उसने कुछ उलझते हुए सोचा। तभी उमर ने पलट कर उसकी तरफ देखा। अलीजा चेहरे पढ़ने में माहिर नहीं थी, ना ही वो टेलीपैथी जानती थी। फिर भी इस वक्त उमर के चेहरे को देखकर उसे यूं लगा जैसे वो वहां से भाग जाना चाहता था। वो कुछ और भी उलझी थी। उमर की आंखों में उसे एक अजीब सी वहशत नजर आई थी और उसी वक्त अलीजा ने उस औरत को उमर की तरफ मतवजा होते हुए देखा। वो एकदम नानो से बातें करते करते रुक गई। फिर अलीजा ने उसे चाय का कप मेज पर रखते हुए देखा। उसने उमर को देखा, वो भी अब उसी औरत को देख रहा था। फिर अलीजा ने उसे कहते सुना, हेलो, हाउ आर यू? जवाब में उस औरत ने जो हरकत की उसने अलीजा को शशदर कर दिया था। इन एनजीओज के ऑफिस कैंट के इलाके में है और जाहिर है ये तो नामुमकिन है कि आर्मी के इलाके में होने वाली ऐसी सरगर्मियां आर्मी की एजेंसी से खुफिया हो, मगर वो भी सिर्फ रिपोर्ट्स दे देते हैं, कुछ कर नहीं सकते। वहाँ उस इमारत के बड़े कमरे में सब लोगों के साथ बैठे हुए उसे उमर की बात बेख्तियार याद आई। वो लोग लाहौर से सीधा उस गांव में जाने की बजाय पहले उस एनजीओ के ऑफिस में गए जो शहर के अंदर कैंट के इलाके में एक खासी बड़ी कोठी में वाक़या था। उमर की एक बात सच साबित हो गई थी। वहाँ उन्हें उस एनजीओ की तरफ से अपने काम और ऑफिस की दूसरी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी जानी थी। इस वक्त वो चाय और स्नैक्स से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और अलीजा को ये देखकर खासी हैरत हुई कि इस निस्बतन कदामत पसंद इलाके में भी लड़कियों की एक बड़ी तादाद इस एनजीओ के लिए काम कर रही थी, जो खासी हैरान कुन बात थी। ऑफिस की इमारत का एक जायजा लेते हुए उसे कदम कदम पर हैरानी हुई थी। इमारत में सहूलतें मौजूद थीं और बेहद जदीद थीं, बल्कि खासी वाफर थीं। अंदर मौजूद कंप्यूटर और फैक्स मशीनों से लेकर बाहर मौजूद गाड़ियों के मॉडल्स तक ये जाहिर कर रहे थे कि रुपए का खासी फरावानी से इस्तेमाल किया जा रहा है। एनजीओ अगर वाकई देही इलाकों में रिफॉर्म्स और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं, तो फिर इनके ऑफिसेज भी उन्हीं गांव वगैरह में होने चाहिए ताकि वो लोगों के साथ मुसलसल और बेहतर राब्ते में रहें। मगर किसी भी एनजीओ का ऑफिस तमाम गांव के अंदर नहीं देखोगी। सारे ऑफिसर शहर के सबसे महंगे और महफूज इलाके में खासे गुमनाम और खुफिया रखे गए हैं। अगर उनका काम लोगों की बेहतरी ही है तो फिर उन्हें तो लोगों के साथ राब्ते ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। अपने ऑफिसेज को ऐसी जगहों पर रखना चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके नाम से वाकिफ़ हों, उनके पास आ सकें। मगर ऐसा नहीं है। शहर के इर्द गिर्द गांव के लोग उनके नाम से बहुत आशना हैं, मगर शहर में अगर तुम कैंट के इलाके में भी खड़े होकर किसी से किसी भी एनजीओ का नाम बताकर ऑफिस का पता पूछो तो वो बेखबर होगा। अगर उन्हें कुछ लीक आउट हो जाने का खतरा नहीं है तो ये लोगों को खुलेआम अपने ऑफिस में क्यों आने नहीं देती? इंटरनेशनल मीडिया तो धूम मचा रहा है इनके कारनामों की, मगर मकामी अखबारात तक इनके काम और नाम से बेखबर हैं। उसे उमर के इल्जामात याद आ रहे थे। चाय और दूसरे लवाजमात से फारिग होने के बाद उन्हें इस एनजीओ के एक आला ओहदेदार ने ब्रीफिंग देनी शुरू कर दी। जब हमने इस इलाके में काम शुरू किया था उस वक्त ये पूरा इलाका हर तरह से पसमानदा था। यहाँ जिंदगी की बुनियादी सहूलियात तक नहीं थी। सिर्फ 30% बच्चे स्कूल जाते थे और प्राइमरी में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था और वो बहुत से मौलिक अमराज का शिकार होते थे। औरतों की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब थी। ड्रग्स का इस्तेमाल भी इस इलाके में बहुत ज्यादा था। वो अब दूसरा वर्जन सुन रही थी। इस इलाके में मौजूद फैक्ट्रियां बॉन्डेड लेबर करवा रही थी। देहाती इलाके से जिम्मेदार जबरदस्ती फैक्ट्रीज के मालकान के मुतालबे पर काम के लिए लोगों को भिजवाते थे। जो उजरत उन लोगों को दी जाती थी उसे सुनकर आपको शौक लगेगा, मगर लोग काम करने पर इसलिए मजबूर थे कि ख्वानदगी की शरह बहुत कम थी
اور بے روزگاری بہت زیادہ تھی۔ بنیادی طور پر یہ زرعی علاقہ تھا، مگر لوگوں نے اپنی زرخیز زمینیں فیکٹریز کی تعمیر کے لیے بیچنا شروع کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ اس علاقے میں کاشتکاری بہت کم ہو گئی۔ ایک بڑے علاقے میں ٹینریز بن گئی اور ٹینریز سے نکلنے والے آلودہ پانی نے اس علاقے کی زرخیزی پر منفی اثرات مرتب کیے۔ لوگوں کو نہ صرف مالی طور پر بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ بہت سے جلدی امراض بھی ان علاقوں میں پھیل گئے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں یا مختصراً آپ یہ سمجھ لیں کہ اس علاقے میں زیادہ استحصال ہو رہا تھا۔ وہ بہت غور سے اس شخص کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر سب سے پہلے ہم نے اس علاقے میں کام شروع کیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا مشکل کام تھا، بلکہ شاید یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہر ایک کو لین ٹاسک تھا۔ شروع میں ہم جہاں جاتے تھے ہم سے تعاون نہیں کیا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر تو ہمارے ممبرز پر حملے بھی کیے گئے۔ ہم پر دباؤ ڈالا گیا مختلف فیکٹریز کی طرف سے کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ انہیں خوف تھا وہاں لوگوں میں شعور آئے گا تو ان کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، اور یہ خوف بالکل درست تھا۔ جن حالات اور شرائط پر وہ لوگ کام کر رہے تھے، شعور حاصل کرنے پر سب سے پہلے وہ ان فیکٹریز کے لیے کام کرنا ہی چھوڑتے۔ ہماری ثابت قدمی نے ایک طرف تو ان علاقے کے لوگوں میں ہم پر اعتماد بڑھایا، بلکہ دوسری طرف ہمیں دیکھ کر بہت سی دوسری NGOs بھی میدان میں آ گئی۔ ایک پورا نیٹ ورک قائم ہو گیا۔ اگر اسے عمر کی باتوں میں سچائی نظر آتی تھی تو اس شخص کے لہجے میں بھی وہ کوئی فریب ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی۔ اس کی الجھن بڑھ گئی تھی۔ اپنی سینس آف ججمنٹ، اسے عمر کی بات یاد آئی، مگر اسے استعمال کیسے کرتے ہیں اس نے سوچا تھا۔ تم لوگ گروپس بنا کر سارا دن ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور دوسرے تیسرے گاؤں پھرتے رہتے۔ ہمیں ایک ایک گھر جانا پڑا، وہاں سارے قوائف اکٹھے کرنے پڑے۔ گھر میں افراد کی تعداد کتنی ہے، ان میں عورتیں کتنی ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں، مرد کتنے ہیں اور کس عمر کے ہیں، بچوں کی تعداد کیا ہے اور کس عمر کے ہیں، گھر میں کام کرنے والے افراد کی تعداد کیا ہے اور وہ کس کام سے منسلک ہیں، ان کی آمدنی کتنی ہے، گھر میں کون سی سہولتیں ہیں، کیا بچے اسکول جاتے ہیں، گھر میں خواندہ افراد کتنے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، کیونکہ لوگ ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے تھے اور معلومات چھپاتے تھے یا غلط معلومات دیتے تھے یا پھر بات ہی نہیں کرتے تھے۔ ہمیں ان معلومات کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ ہم ان لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی پراپر پلاننگ کر سکتے۔ اس کے الجھے ہوئے ذہن میں اب کچھ اور گونج رہا تھا۔ NGOs جب یہاں آئی تو انہوں نے دیہی اصلاحات اور سوشل ڈیولپمنٹ کا نام لے کر حقائق اور اعداد و شمار اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ کس علاقے میں کس عمر تک کے بچے کام کر رہے ہیں، فٹ بال انڈسٹری سے منسلک عورتوں کی تعداد کیا ہے، بانڈڈ لیبر کی اجرتوں کا ریٹ کتنا ہے، ان لوگوں کو کس طرح کی سہولیات میسر ہیں۔ یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور اب دیکھیے گا علیزہ بی بی، آئندہ چند سالوں میں چائلڈ لیبر اور بانڈڈ لیبر کے حوالے سے انہی علاقوں کے متعلق انٹرنیشنل میڈیا خاصا شور مچائے گا، کچھ پابندیاں بھی لگائی جائیں گی۔ اس نے اپنے ذہن سے عمر کی آواز جھٹکتے ہوئے دوبارہ اس شخص کی آواز پر توجہ دینی شروع کی۔ ظاہر ہے یہ لوگ کسی آدمی کو تو گھر کے اندر آنے نہیں دیتے، اس لیے ہمیں لڑکیوں کی ضرورت تھی جو یہ کام کر سکیں۔ اسی لیے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس علاقے میں کام کرنے والی ساری NGOs کے ساتھ لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد وابستہ ہے۔ ہم دو لوگوں کا ایک گروپ بناتے تھے جو ایک لڑکی اور لڑکے پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ لوگ اپنے مخصوص علاقے میں جاتے اور خود کو بہن بھائی ظاہر کرتے، اس علاقے کے امام مسجد سے رابطہ کرتے، پھر اس کے ذریعے سے باقی لوگوں سے واقفیت حاصل کرتے۔ لڑکیوں کا گھر کے اندر آنا جانا شروع ہوتا، وہ ان کی ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں ساتھ لے جاتے، دوائیاں، صابن، خشک دودھ، بسکٹ اور اسی قسم کی چھوٹی موٹی دوسری چیزیں۔ آہستہ آہستہ وہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے لگے اور پھر قوائف اکٹھے کرنا کافی آسان ہو گیا۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ ان لوگوں تک اپنی بات پہنچائی جائے اور انہیں ان باتوں کو ماننے کے لیے قابل کیا جائے۔ یہ کام زیادہ مشکل تھا، مگر بہرحال کسی نہ کسی طرح ہم نے یہ کام بھی شروع کیا۔ ہمارے 4 بنیادی مقاصد تھے: چائلڈ اور بانڈڈ لیبر کا خاتمہ، بچوں کے لیے تعلیم کی فراہمی، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ان علاقوں میں روزگار کے بہتر مواقع اور بہتر اجرت کی فراہمی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں تھیں جو ہم کرنا چاہتے تھے، مگر وہ اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ ہم اس علاقے اور وہاں کے رہنے والوں کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لے کر آئے ہیں، یہ آپ تبھی جان پائیں گے جب آپ خود وہاں جائیں گے، لوگوں سے باتیں کریں گے اور ان تبدیلیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہمیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ تبدیل کر دیا ہے، ظاہر ہے ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں،
اور تبدیلی ایک مسلسل عمل کا نام ہے، لیکن ہم نے ایک اہم کام کا آغاز کیا ہے اور شاید جتنی بہتری NGOs وہاں لائی ہیں اتنی کوئی حکومت بھی نہیں لا سکتی تھی۔ شہلا نے اسے ایک کوہنی مار کر متوجہ کیا۔ کیا تمہیں اب بھی ان پر شک ہے؟ کیا تمہیں شک ہے؟ اس نے جواباً پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو بہت ہی کنفیوزڈ ہوں۔ ایک طرف عمر کی باتیں، دوسری طرف یہ لوگ، ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ شہلا بھی اسی کی طرح الجھی ہوئی تھی۔ ابھی تو یہ سب کچھ زبانی بتا رہے ہیں، جب ہم گاؤں میں جا کر رہیں گے تبھی ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ کیا یہ واقعی سچ بول رہے ہیں یا پھر یہ کوئی جھوٹ ہے، اس نے شہلا سے کہا۔ وہ آدمی ایک بار پھر بولنا شروع کر چکا تھا۔ اب وہ اپنی NGOs کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا تھا اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ حقائق پیش کر رہا تھا۔ سب لوگ بے حد سنجیدگی سے اس کی باتیں سننے میں مصروف تھے۔ پہلی بار علیزہ کو اندازہ ہوا کہ سچ اور جھوٹ کو پہچاننا کتنا مشکل کام ہے۔ سینس آف ججمنٹ ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، اور اگر ہو بھی تو ضروری نہیں کہ اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی سبھی کے پاس ہو۔ کم از کم اس کے لیے تو یہ سب بہت مشکل تھا۔ اگر عمر کے پاس ٹھوس اعتراضات تھے تو اس چیز کی ان کے پاس بھی کمی نہیں ہے۔ اگر وہ لاجک کی بات کرتا ہے تو یہ شخص بھی ہر چیز کو منطقی بنا کر ہی پیش کر رہا ہے۔ اگر عمر کی بات میں سچائی نظر آتی تھی تو جھوٹا تو یہ آدمی بھی نہیں لگ رہا۔ پھر میں کیسے طے کروں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے؟ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ اس عورت نے ایک دم آگے بڑھ کر عمر کا ماتھا چوم لیا۔ علیزہ نے عمر کو جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹتا دیکھا۔ اس عورت نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھنا چاہے، مگر اس بار عمر نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بازوؤں کو پیچھے ہٹا دیا۔ پلیز، یہ کافی ہے، علیزہ نے اسے کرخت لہجے میں کہتے سنا۔ اس کا اشارہ واضح طور پر اس عورت کے اس والہانہ اظہار محبت کی طرف تھا۔ علیزہ ہکا بکا عمر اور اس عورت کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کا چہرہ یکدم جیسے بجھ گیا تھا۔ عمر اب نانو کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیسے ہو عمر؟ اس بار اس عورت نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، عمر نے نظریں ملائے بغیر جواب دیا۔ زارا، آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ عمر، تم بھی بیٹھ جاؤ، اس طرح کھڑے کھڑے باتیں کرنا مناسب نہیں، نانو نے پہلی بار مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے اس عورت کو پلٹ کر اپنی جگہ جاتے دیکھا۔ علیزہ نے عمر کو کسی کشمکش میں مبتلا پایا، یوں جیسے وہ طے نہ کر رہا ہو کہ اسے اس عورت کے پاس بیٹھنا چاہیے یا نہیں۔ بالآخر وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ علیزہ نے اسے بے آواز قدموں سے نانو کے صوفے پر بیٹھتے دیکھا۔ اس عورت کی نظریں مسلسل عمر پر ٹکی ہوئی تھیں، جبکہ عمر مسلسل اپنی نظریں نیچے جھکائے ہوئے تھا۔ علیزہ کی حیرانی میں شدت آتی جا رہی تھی۔ آخر یہ عورت کون ہے جو اس طرح یہاں آئی ہے، جسے نانو چائے پلا رہی ہیں اور جو عمر کو دیکھ کر یوں بے اختیار ہو گئی تھی؟ اس کا ذہن عجیب سی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ شاید کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کی جائے۔ علیزہ اپنی جگہ کھڑی صوفوں پر موجود تینوں کرداروں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ جیسے یکدم ہی بہت پراسرار ہو گیا تھا۔ وہ منتظر تھی کہ ان میں سے کوئی گفتگو کا آغاز کرے اور وہ اس اسرار کو حل کر سکے۔ اس عورت نے اب اچانک علیزہ کو دیکھا۔ اس کی نظریں کچھ دیر کے لیے اس پر ٹھہر گئیں۔ علیزہ اس کی نظروں سے نروس ہو گئی۔ نانو نے اس عورت کی نظروں کا تعاقب کیا۔ یہ علیزہ ہے، انہوں نے اس عورت سے جیسے اس کا تعارف کروایا تھا۔ علیزہ، اس عورت نے استفہامیہ نظروں سے نانو کو دیکھا۔ ہاں علیزہ، سمینا کی بیٹی؟ او ہاں علیزہ، کیا سمینا یہیں ہوتی ہے؟ نہیں، وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے۔ علیزہ میرے پاس رہتی ہے، نانو نے مختصراً اس کا تعارف کروایا۔ علیزہ یہ عمر کی ممی ہیں۔ علیزہ کا منہ نانو کے اس تعارف پر کھل گیا۔ ایک نظر اس نے اس عورت کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ دوسری نظر اس نے عمر پر ڈالی۔ وہ اب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہیلو، اس نے بلاخر انہیں مخاطب کیا۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ علیزہ، آؤ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے، نانو نے ایک دم اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا وہ اب اسے ڈانٹنا چاہتی تھی؟ نانو ان دونوں کو چھوڑ کر لاؤنج سے باہر نکل گئیں۔ علیزہ نے بھی بے جان قدموں سے ان کی پیروی کی۔ میں تمہیں اس لیے باہر لے آئی ہوں تاکہ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر سکیں، باہر نکلتے ہوئے نانو نے اس سے کہا۔ مگر عمر کی ممی کہاں سے آ گئی ہیں؟ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نانو سے پوچھا کہ انہیں یاد نہیں رہا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ زارا پاکستان آئی ہوئی ہے آج کل، اپنی فیملی کے ساتھ۔
اس کا دل چاہا تو یہاں ملنے آ گئی۔ نانو نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اپنی فیملی کے ساتھ؟ وہ ٹھٹک گئی۔ ہاں بھائی، اپنی فیملی کے ساتھ، 2 بیٹے ہیں اس کے، شادی کر چکی ہے، انگلینڈ سے آئی ہے۔ مگر کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہے۔ وہ ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ کیا پہلے بھی یہ عمر سے ملنے کے لیے آتی رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، عمر تو ابھی چند ماہ سے ہی میرے پاس ہے، اب یہ اس سے ملتی رہی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تو کچھ کہنا خاصا مشکل ہے۔ مگر وہاں البتہ جہانگیر پسند نہیں کرتا کہ یہ عمر سے ملے۔ علیزہ کچھ حیران ہوئی۔ کیوں؟ انکل جہانگیر کیوں پسند نہیں کرتے؟ پتہ نہیں، مگر بس وہ شروع سے ہی کوشش کرتا رہا ہے کہ زارا عمر سے نہ مل پائے۔ خاص طور پر علیحدگی کے فوراً بعد تو جہانگیر نے جان بوجھ کر عمر کو اس بورڈنگ میں کروایا تھا جہاں زارا کے لیے جانا مشکل ہو۔ اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ نرم پڑ گیا ہو اور عمر کا رابطہ ماں سے ہو، مگر پہلے تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ مگر انکل جہانگیر کیوں ناپسند کرتے ہیں عمر کا اپنی ممی سے ملنا؟ بس دونوں میں علیحدگی خاصے خراب حالات میں ہوئی تھی، بہت زیادہ جھگڑے ہوئے دونوں میں، بات کورٹ تک گئی۔ وہاں بھی دونوں نے ایک دوسرے پر بہت سے الزامات لگائے۔ شاید جہانگیر اسی وجہ سے عمر کے اس سے ملنے کو ناپسند کرتا رہا، مگر اب اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں۔ انکل جہانگیر یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس نے عمر کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر کا دماغ ہمیشہ ہی بہت گرم رہا، وہ اپنے معاملات میں کسی دوسرے کی سنتا ہے، نہ ہی کسی کی مداخلت پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے زارا آنٹی کو اندر کیوں بٹھایا؟ عمر سے ملنے کیوں دیا؟ اگر انکل جہانگیر کو پتہ چلا تو وہ آپ سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ناراض ہو سکتا ہے، مگر میں اتنی بے مروت تو نہیں ہو سکتی کہ اسے اندر ہی نہ آنے دیتی یا اسے اپنے بیٹے سے نہ ملنے دیتی۔ اب نہ صحیح، مگر کبھی تو وہ اسی خاندان کا ایک حصہ رہی ہے۔ اگر جہانگیر اپنی عادات کچھ بدل لیتا تو شاید ان دونوں میں طلاق نہ ہوتی۔ زارا اتنی خراب لڑکی نہیں تھی، اچھی تھی، جہانگیر سے بہت محبت کرتی تھی، اور بھی خاصی خوبیاں تھی ان دونوں کی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی گزر سکتی تھی۔ مگر جہانگیر، اب اگر وہ بیٹے سے ملنے آتی ہے تو مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، آخر عمر بھی اب میچور ہے، میں نے دونوں کو ملوا دیا اب، اور پھر عمر کو زارا سے ملنا ناپسند ہوتا تو وہ ابھی انکار کر دیتا، مگر اس نے نہیں کیا۔ میں نے یہی سوچ کر زارا کو اس سے ملوایا تھا۔ نانو اب کمرے میں آ چکی تھی، علیزہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مگر عمر نے کبھی بھی اپنی ممی کا ذکر نہیں کیا، کیا کبھی آپ کے ساتھ وہ زارا آنٹی کی بات کرتا ہے؟ نہیں، مجھ سے اس نے کبھی بات نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زارا کو ناپسند کرتا ہے۔ بچپن میں بہت اٹیچ تھا یہ زارا کے ساتھ۔ جب جہانگیر اور زارا میں طلاق ہو گئی تو 5-6 ماہ خاصا بیمار رہا۔ ڈاکٹرز نے جہانگیر سے کہا کہ وہ اسے ماں کے پاس بھجوا دے، مگر جہانگیر اس پر تیار نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ بیمار ہو یا ٹھیک رہے، اسے رہنا جہانگیر کے پاس ہی ہے۔ وہ یکدم جیسے کچھ یاد کر کے خاموش ہو گئی تھی۔ پھر کیا ہوا نانو؟ علیزہ نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ کیا ہونا تھا؟ زارا نے کافی کوشش کی، شروع میں اسے اپنی کسٹڈی میں لینے کی، مگر بعد میں اس نے شادی کر لی۔ عمر کی کسٹڈی کا کیس تب کورٹ میں تھا، زارا خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ جہانگیر نے عمر کو جس بورڈنگ میں رکھا تھا وہاں سائیکولوجسٹ عمر کا علاج کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو گیا، بعد میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا، نانو آہستہ آواز میں بتا رہی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتی رہی۔ بات کرتے کرتے اچانک نانو کو یاد آیا، تم کہاں تھی؟ میں پورے گھر میں ڈھونڈتی رہی، پھر چوکیدار نے بتایا کہ تم عمر کے ساتھ گئی ہو۔ وہ عمر نے کہا تھا کہ مطلب مارکیٹ تک جانا چاہ رہا تھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ فوری طور پر نانو سے کیا کہے۔ تم کہاں تھی؟ میں پورے گھر میں ڈھونڈتی رہی، پھر چوکیدار نے بتایا کہ تم عمر کے ساتھ گئی ہو۔ وہ عمر نے کہا تھا کہ مطلب مارکیٹ تک جانا چاہ رہا تھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ فوری طور پر نانو سے کیا کہے۔ نانو کچھ دیر اسے گھورتی رہی۔ اس کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی؟ ہاں، اس نے سر ہلا دیا۔ کم از کم بتا تو سکتی تھی مجھے، میں نے کہا تھا، مگر عمر کہہ رہا تھا کہ واپس آ کر بتا دیں گے۔ اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ کیسے گئے تھے تم لوگ؟ گاڑی تو یہی تھی، پیدل گئے تھے، واک کرتے ہوئے۔
इतनी दूर पैदल जाने की क्या जरूरत थी, गाड़ी ले जा सकते थे। मैं परेशान होती रही। नानो ने अब कुछ सख्त लहजे में उसे झिड़का। सॉरी नानो। ठीक है, मगर आइंदा मोहतात रहना। इस तरह बताए बगैर गायब होना कोई मुनासिब बात नहीं। तुम्हारे नाना अभी तक नहीं आए, वो आ जाते तो मुझसे भी ज्यादा परेशान होते। नानो का लहजा कुछ नरम पड़ गया। अब मैं जाऊं? अलीजा ने फौरन वहाँ से खिसकने की कोशिश की। हाँ ठीक है, जाओ। अलीजा फौरन उठकर नानो के कमरे से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर फिर जैसे उसके जहन में कोई ख्याल उभरा था। नानो के कमरे का दरवाजा बंद था। वो यकीनन अब उसी वक्त वहाँ से निकलती जब उमर की मम्मी वहाँ से चली जाती। मुझे देखना चाहिए कि उमर और उसकी मम्मी। वो यकदम मुतजस्सिस हो गई। अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय वो पिछला दरवाजा खोलकर लॉन में निकल आई और वहाँ से लंबा चक्कर काट कर वो लाउंज की उन खिड़कियों तक आई जो लॉन में खुलती थी। लॉन में तारीकी थी, इसलिए उसे ये तसल्ली थी कि खिड़की से देखी नहीं जा सकती। फिर भी वो दबे पांव लाउंज की खुली खिड़कियों के पास आ गई। अंदर से आती हुई उमर की बुलंद आवाज ने उसे चौंका दिया था। मुझे आपसे कोई राब्ता रखने में दिलचस्पी नहीं है, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? अलीजा ने थोड़ी सी गर्दन आगे करके अंदर का मंजर देखने की कोशिश की। वो माँ बेटे का जो जज्बाती सीन देखने के लिए आई थी, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। उमर सोफे पर बैठने की बजाय लाउंज के दरमियान खड़ा था और उसका लहजा बहुत दुरुस्त था, जबकि ज़ारा आंटी उसी सोफे पर बैठी हुई थी। अलीजा को उनका चेहरा बहुत बुझा हुआ लगा। तुम मेरे बेटे हो उमर? उन्होंने उमर से कुछ कहने की कोशिश की, मगर उमर ने उनकी बात काट दी। अब मैं आपका बेटा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उमर, इस तरह बात मत करो मुझसे। मैं इसी तरह बल्कि किसी भी तरह आपसे बात नहीं करना चाहता। आप बस यहाँ से जाएं। जहांगीर ने मेरे खिलाफ तुम्हारी इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी है कि उसने एक बार फिर गुस्से में माँ की बात काटी थी। हाँ ठीक है, कर दी है उन्होंने ब्रेन वॉशिंग। फिर ज़ारा आंटी जर्द चेहरे के साथ कुछ देर उसका चेहरा देखती रही। मैं तुम पर इतना हक तो रखती हूँ कि कभी कभार तुम्हें देख लिया करूँ, तुमसे बात कर लिया करूँ। आप मुझ पर कोई हक नहीं रखते। आपकी अपनी फैमिली है, घर है, बच्चे हैं। आप अपनी जिंदगी उनके साथ गुजारें, खुद भी सुकून से रहें और दूसरों को भी सुकून से रहने दें, और अपना हर हक उस औलाद के लिए मखसूस रखें जो आपके साथ है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। बहुत सी बातें हैं जिनकी मैं वजाहत करना चाहती हूँ। मैं आपसे नाराज हूँ, ना ही आपकी वजाहतों में मुझे कोई दिलचस्पी है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश और मुतमईन हूँ, लेकिन आप मेरा सुकून खराब करना चाहती हैं। तुम मेरी औलाद हो उमर। मैंने इतना बहुत सा अरसा तुमसे राब्ता सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरा ख्याल है अब तुम इतने मैच्योर हो चुके हो कि हर चीज को समझ सको। सिर्फ मुझे मोर्दे इल्जाम ठहराने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैंने आपसे कहा है, मुझे आपकी किसी वजाहत में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मेरी जिंदगी में मुदाखलत ना करें। उसने इस बार तकरीबन चिल्लाते हुए कहा था। मैं तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत कर रही हूँ? मैं तुमसे सिर्फ मिलने आई हूँ। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो आप क्यों मिलने आई हैं? आप यहाँ से जाएं। मुझे इस घर में आने का कोई शौक नहीं था। तुम अगर सवात में मुझे देखकर यूं वापस यहाँ भाग ना आते तो मुझे भी यहाँ ना आना पड़ता। किसने कहा है कि मैं सवात से भाग आया हूँ, और वो भी आपको देखकर? मैं वहाँ अपनी मर्जी से गया था और अपनी मर्जी से ही आया हूँ, और मैं आपसे खौफजदा नहीं हूँ। फिर डर कर क्यों भागूंगा? उसने तुनक कर कहा था। तुम मुझसे खौफजदा नहीं हो, लेकिन जहांगीर से खौफजदा हो, इसीलिए तुम मुझे इस तरह रद्द करते हो। अच्छा ठीक है, मैं पापा से खौफजदा हूँ। फिर जब आप ये बात जानती हैं तो इस तरह मुझे परेशान क्यों कर रही हैं? तुम अब कोई नन्हे बच्चे नहीं हो उमर, बड़े हो चुके हो, अपने फैसले खुद करते हो। तुम्हें मेरे बारे में भी खुद फैसला करना चाहिए। अगर जहांगीर की दूसरी शादी पर तुम्हें कोई एतराज नहीं और तुम उसकी फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकते हो, तो फिर मेरी दूसरी शादी? इस बार उनके लहजे में बेचारगी थी, मगर उनकी बेचारगी ने उमर पर कोई असर नहीं किया। उसने एक बार फिर उनकी बात काट दी थी। मुझे आपकी दूसरी शादी पर भी कोई एतराज नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे आपसे और आपकी जिंदगी से कतन कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने जो चाहा किया, आप जो चाहे करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरा पीछा करने की कोशिश ना करें। मैं तुमसे साल में चंद बार मिलना चाहती हूँ, चंद बार फोन पर बात करना चाहती हूँ। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी वजह से जिंदगी में पहले ही बहुत अजियत उठा चुका हूँ। अब मजीद किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना चाहता। मैं आपसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह बेहिस खुद गर्ज हो। जिस तरह वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता था, इस तरह
तुम भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। फिर आप मेरे जैसे बेहिस और खुद गर्ज इंसान के पास क्यों आई हैं? क्यों बार बार फोन करती हैं, खत लिखती हैं? इंसान में जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो शायद आप में नहीं है। मेरी खामियों की निशानदेही करने की बजाय आप मुझे छोड़ दें। मैं तो आपके पीछे भागता हूँ, ना आपको आपकी खामियां जताता फिरता हूँ। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। आप मुझे बहुत साल पहले छोड़ चुकी हैं और उस वक्त भी मैं आपका बेटा ही था। उमर, तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए शिकायतें हैं वो ठीक है, मगर मेरे दिल में आपके लिए शिकायत नहीं है। मैंने सिर्फ आपके झूठ की निशानदेही की है। चंद साल बाद जब तुम शादी करोगे और तुम्हारे बच्चे होंगे, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि औलाद को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। मैं कभी शादी नहीं करूंगा। आपने मुझे कोई नया रिश्ता कायम करने के काबिल नहीं छोड़ा। आपने रिश्तों को कितना जहर आलूद कर दिया है मेरे लिए, आपको अंदाजा ही नहीं। अलीजा दम बखुद उसकी बातें सुन रही थी। 1 घंटा पहले वाला उमर अब कहीं गायब हो चुका था। वो जो कुछ देर पहले उसे समझा रहा था, कंप्रोमाइज करने के लिए कह रहा था, सब कुछ भुला देने की ताकीद कर रहा था, अपने माँ बाप के प्रॉब्लम्स को समझने की नसीहत कर रहा था, वो इस वक्त वही कुछ दोहरा रहा था जो कुछ देर पहले वो रोते हुए उससे कह रही थी। फर्क सिर्फ ये था कि वो रो नहीं रहा था। ये सब सिर्फ मैंने नहीं किया, जहांगीर ने भी किया है, बट यू वर द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। लेकिन इसकी बुनियादी वजह आप हैं। आपको बीवी बनना नहीं आता था तो आपने पापा से शादी क्यों की? अगर कर ली थी तो रिश्ते को निभाती। इस सब के बावजूद जो जहांगीर मेरे साथ करता रहा, औरत में बर्दाश्त होनी चाहिए। पापा में इतनी बुराइयां होती तो समरीन आंटी क्यों अब तक उनके साथ होती? आपकी तरह उन्होंने डाइवोर्स नहीं ली। अलीजा ने ज़ारा आंटी की आंखों में आंसू नमूदार होते देखे थे। जहांगीर जानवर है, एक ऐसा जानवर जिसे जिंदगी में अपने अलावा किसी दूसरे के एहसासात का ख्याल नहीं, जिसके लिए सबसे ज्यादा अहम अपनी खुशी है। अपने पैर के नीचे आने वाले गड्ढे को पूर करने के लिए वो किसी को भी उसमें फेंक सकता है, चाहे वो कोई बहुत ही अपना क्यों ना हो। मुझे उस शख्स को छोड़ने पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना ही कोई पछतावा है। तुम मेरी औलाद हो, तुमसे मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। आई डोंट नीड योर सरमन्स। आपको मेरे पास मोहब्बत नहीं, कोई जरूरत खींच कर लाई होगी। आप बता दें कि आखिर आपको क्या चाहिए। अलीजा ने ज़ारा आंटी को एकदम खड़े होते देखा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम मुझे दे सको, तुम्हें पसंद हो या ना हो। मगर मैं तुम्हें खत भी लिखूंगी और फोन भी करूंगी। जब मेरा दिल चाहेगा मैं तुमसे मिलने भी आया करूंगी। अलीजा ने उन्हें लाउंज से निकलते हुए देखा। उमर अगले चंद मिनट खामोशी से लाउंज के बंद होते हुए दरवाजे को देखता रहा। फिर अलीजा ने उसे भी लाउंज से गायब होते देखा। अलीजा खिड़की के पास से हट गई। उसे उमर पर बहुत तरस आ रहा था। क्या वाकई उसे ज़ारा आंटी की जरूरत नहीं? क्या वाकई ये उनके बगैर रह सकता है? ये ज़ारा आंटी को इतना नापसंद क्यों करता है? और नानो कह रही थी कि ये उनसे बहुत अटैच था, मगर ये तो उसका जहन बहुत से सवालों में उलझ गया था। पिछले दरवाजे से वो एक बार फिर अपने कमरे में चली गई। तो क्या उमर सवात से इतनी जल्दी इसलिए वापस आ गया था क्योंकि उसने वहाँ ज़ारा आंटी को देख लिया था? मगर ज़ारा आंटी को उसने अवॉइड क्यों किया और फिर इस तरह वहाँ से चले आना? ये ज़ारा आंटी से वहाँ भी तो ये सब कुछ कह सकता था। कपड़े बदलते हुए भी वो मुसलसल उमर के बारे में सोच रही थी। वो नानो से दोपहर को पड़ने वाली डांट को भूल चुकी थी। रात के खाने की मेज पर उमर नहीं था। वो कह रहा था उसे भूख नहीं है, तुम्हारे साथ बर्गर और आइसक्रीम खा कर आया था। नानो ने उसके इस्तफसार पर उसे बताते हुए साथ जैसे तस्दीक चाही। हाँ, बर्गर और आइसक्रीम तो खाई थी, उसने कुछ सोचते हुए कहा। बस इसीलिए वो अब खाना नहीं चाह रहा, नानो ने मजीद कहा, यकदम ही जैसे उसका दिल भी खाने से उचाट हो गया। कुछ देर वो किसी न किसी तरह चंद लुकमे खाती रही, मगर फिर उसने खाना छोड़ दिया। भूख नहीं है, मैंने भी बर्गर खाया है, शायद उसी वजह से। उसने डाइनिंग टेबल से उठते हुए नानो को वजाहत दी। अपने कमरे की तरफ आते हुए उसने उमर के कमरे में तारीकी देखी। क्या वो इतनी जल्द सोने के लिए लेट गया है? कुछ हैरान होकर उसने सोचा था। आमतौर पर वो रात को बहुत लेट सोता था। आज रूटीन में होने वाली ये तब्दीली फौरन ही उसकी नजरों में आ गई। कुछ देर वो उसके कमरे के आगे खड़ी रही, फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। बेड पर चित लेटे हुए वो तारीकी में कमरे की छत को घूर रहा था। सवात में माँ को अपनी फैमिली के साथ देखने पर जिस तरह वहां से भागा था, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी मम्मी उसके पीछे ही लाहौर आ गई थी। पिछले 14 सालों में ऐसा बहुत बार हुआ था कि माँ को कहीं देखने पर वो सरपट वहां से भाग निकला हो और ज़ारा अगर उसे देख लेती तो वो इसी तरह उसके पीछे आती थी।
और माँ का अपने पीछे आना, इस तरह आना उसे अच्छा लगता था। शायद लाशऊरी पर वो आज भी मुंतजिर था कि वो उसके पीछे आए और फिर वो उसी तरह माँ का हाथ झटके, जिस तरह पिछले 14 सालों में झटकता आया था। और माँ के साथ इस तरह करने के बाद हर बार वो ऐसे ही कमरा बंद करके बैठ जाया करता था। कौन कहता है मैं उमर जहांगीर मैच्योर हो चुका हूँ? कम अज कम आज जो मैंने मम्मी के साथ किया, उसको देखने वाला कोई भी शख्स मुझे मैच्योर समझ सकता है। ना होशमंद आंखें बंद करते हुए उसने जैसे बेचारगी से सोचा,